जमीन के बदले रेलवे में नौकरी के मामले में आज ईडी बिहार के पूर्व सीएम और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव से पूछताछ करेगी। कल लालू यादव से 10 घंटे सवाल जवाब करने के बाद आज ईडी तेजस्वी यादव से पूछताछ करेगी। तो आज तेजस्वी यादव से पूछताछ की जाएगी। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। बिहार के पूर्व डेप्यूटी सीएम और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव से पूछताछ ईडी की टीम करने जा रही है आज। और कल लालू प्रसाद यादव से 10 घंटे सवाल जवाब करने के बाद आज ईडी तेजस्वी यादव से पूछताछ करेगी। जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू यादव के परिवार की मुश्किलें खत्म नहीं हो रही हैं। आज बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से ईडी की टीम पूछताछ करेगी। पटना के ईडी ऑफिस में ही तेजस्वी से पूछताछ की जाएगी। इससे पहले आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव से ईडी ने करीब 10 घंटे तक पूछताछ की। सोमवार सुबह 11 बजे शुरू हुई पूछताछ रात 9 बजे खत्म हुई। इस दौरान लालू से ईडी ने 50 सवाल पूछे। बताया जा रहा है कि लालू यादव से ईडी की टीम ने कुछ दिनों पहले गिरफ्तार हुए अमित कात्याल को लेकर भी कई सवाल पूछे। ईडी की टीम ने हाल ही में उनके खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में 4751 पन्नों की चार्जशीट दायर की है। लालू प्रसाद यादव ने ईडी की पूछताछ पर उनकी बेटी मीसा भारती ने कहा कि ये सब हमें डराने के लिए किया जा रहा है। कल किसी और पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को बुलाया जाएगा। तो मैं वही कह रही हूँ ना कि अभी जैसे चुनाव करीब आएगा तो सबके समन्स जाएंगे, सबको बुलाया जाएगा, उनको परेशान करने की कोशिश की जाएगी। देखिए, लैंड फॉर जॉब केस में ईडी ने लालू यादव के परिवार वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। और ईडी ने जो आरोप पत्र दायर किया है उसके अनुसार राबड़ी देवी की गौशाला का एक पूर्व कर्मचारी भी इस घोटाले में शामिल है। जमीन के बदले नौकरी मामले में ईडी ने लालू परिवार पर बड़ा आरोप लगाया है। ईडी ने कहा है कि राबड़ी देवी की गौशाला के एक पूर्व कर्मचारी ने रेलवे में नौकरी के इच्छुक एक व्यक्ति से संपत्ति हासिल की और बाद में इसे राबड़ी देवी की बेटी हेमा यादव को ट्रांसफर कर दिया। ईडी ने इस महीने की शुरुआत में कोर्ट में एक आरोप पत्र दायर किया। आरोप पत्र में लालू यादव के परिवार के सदस्यों राबड़ी देवी और उनकी बेटियों मीसा भारती और हेमा यादव को आरोपी बनाया गया था। आरोप पत्र में ईडी ने लालू और उनके परिवार के सदस्यों के कथित करीबी सहयोगी अमित कात्याल, घोटाले के कथित लाभार्थी और पूर्व गौशाला कर्मचारी हृदयानंद चौधरी और 2 कंपनी एके इन्फो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड और एबी एक्सपोर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड को उनके ज्वाइंट डायरेक्टर शारिकुल बारी के जरिए नामजद किया गया था। हमारे प्रधानमंत्री जी 24 चुनाव को लेकर के काफी डरे हुए हैं और इसी कारण विपक्ष के जितने भी नेता हैं सबको डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं। वहीं बिहार में नीतीश कुमार 10 फरवरी को विश्वास मत पेश करेंगे और इसके साथ ही मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ भी उसी दिन अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। 9वीं बार बिहार का मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार अब विश्वास मत की तैयारियों में जुट गए हैं। नीतीश सरकार 10 फरवरी को विधानसभा में विश्वास मत हासिल करेगी। सोमवार शाम सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में ये फैसला लिया गया। सीएम आवास पर हुई इस बैठक में दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद थे। 10 फरवरी को सबसे पहले मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। उन्हें पद से हटाने के बाद नीतीश सरकार सदन में विश्वास मत प्राप्त करेगी। हालांकि ये केवल औपचारिकता ही होगी क्योंकि सदन में नीतीश कुमार को पूर्ण बहुमत हासिल है। उनके पास 128 विधायकों का समर्थन है। ये बहुमत के 123 के आंकड़े से ज्यादा है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी सामान्य दिनों की तरह विधानसभा आए और रूटीन काम निपटाते रहे। इससे पहले एनडीए सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में कुल 4 एजेंडों पर मोहर लगी। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 31 जनवरी को ईडी के सामने पेश होंगे। इससे पहले सोमवार को दिल्ली में ईडी सोरेन की तलाश करती रही, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आए। जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में 31 जनवरी को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ की जाएगी। सीएम सचिवालय ने ईडी को मेल भेजकर इसकी जानकारी दी है। हेमंत सोरेन ने ईडी पर राज्य सरकार के कामकाज में बाधा डालने के लिए राजनीतिक एजेंडे से प्रेरित होने का आरोप लगाया है। इससे पहले हेमंत सोरेन की तलाश में ईडी की टीम उनके दिल्ली स्थित घर को खंगालती रही। ईडी के एडिशनल डायरेक्टर कपिल राज हेमंत सोरेन के दिल्ली में शांति निकेतन घर पहुंचे। झारखंड भवन भी ईडी की टीम पहुंची, लेकिन उनका कहीं भी पता नहीं चला।
ईडी की टीम दिल्ली में हेमंत सोरेन के घर से अपने साथ BMW कार ले गई है। ये कार किसकी है इसका अभी तक पता नहीं लग पाया है। कार किसी कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड है, लेकिन इसका इस्तेमाल हेमंत सोरेन करते थे। इससे पहले ईडी को भेजे गए मेल में सोरेन ने कहा कि उन्हें समन जारी करना पूरी तरह अफसोसजनक और कानून की शक्तियों का दुरुपयोग है। ईडी ने 20 जनवरी को सोरेन से रांची में उनके आधिकारिक आवास पर घोटाले के सिलसिले में करीब 7 घंटे तक पूछताछ की थी। कांग्रेस को पीएम मोदी की लोकप्रियता से डर लगने लगा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि अगर बीजेपी फिर से सत्ता में आ गई तो 2024 के बाद फिर कभी देश में चुनाव नहीं होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए दावा किया है कि 2024 का लोकसभा चुनाव लोगों के लिए लोकतंत्र को बचाने का आखिरी मौका है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी फिर से जीतती है तो 24 के बाद फिर कभी देश में चुनाव नहीं होंगे। ये आखिरी चुनाव है। मोदी अगर फिर से आए तो नए चुनाव होंगे, नहीं करने देगा और डिक्टेटरशिप आएगी। तुम मानो या न मानो। खड़गे यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि मोदी के नेतृत्व वाली मौजूदा सरकार राज्यों और विपक्ष के नेताओं को डरा धमकाकर चल रही है। खड़गे ने यह भी कहा कि नेताओं को नोटिस भेजे जा रहे हैं। ईडी और आयकर विभाग राजनीतिक विरोधियों को कुचलने के हथियार बन गए हैं। ईडी का रेड करो, इनकम टैक्स का रेड करो और आईटी का रेड करो। ये सब करके उन्होंने हुकूमत चला रहे। देखिए, सीएए और एनआरसी को लेकर राजनीति बढ़ती ही जा रही है। समाजवादी पार्टी और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने इसकी आलोचना की है। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर के सीएए को लेकर किए गए दावे के बाद इस पर सियासत भी तेज हो गई है। ममता बनर्जी ने इसे बीजेपी का चुनावी हथकंडा बताया है। एनआरसी होवे ना लड़ाई করেছে কারা? রাজবংশী বন্ধুরা, আপনারা তো ইতিমধ্যেই নাগরিক। নতুন করে কে একা করে চিৎকার করছে এটা ফ্যা ভোটের রাজনীতি করবার জন্য। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने कहा कि सीएए के बाद एनआरसी लाया जाएगा, जो कबूल नहीं है। हसन ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ईमान पर आंच आई तो किसी भी हद तक जाएंगे। सीएए से हम सहमत नहीं है और हिंदुस्तान की बहुत बड़ी आबादी इसके खिलाफ है। सबने देखा है, पूरे हिंदुस्तान में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ था। हम कुरान और हदीस को मानने वाले लोग हैं, ईमान पे चलने वाले लोग हैं और ईमान की खातिर हम कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, उत्तराखंड में जल्द ही समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी और इस बात का ऐलान सीएम धामी ने भी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि एक्सपर्ट की रिपोर्ट मिलने के बाद जल्द ही यूसीसी लागू कर दिया जाएगा। उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर धामी सरकार बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने वाली विशेषज्ञ समिति अपनी रिपोर्ट 2 फरवरी को सौंप देगी, जिसके बाद उसे जल्द लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया है और उन्होंने हमको बताया है कि 2 तारीख को वो हमको ड्राफ्ट दे देंगे और उनका ड्राफ्ट देने के बाद उसका आकलन करेंगे, उसको मंत्रिमंडल में लाएंगे। उसके बाद विधानसभा में जो विधेयक बनने की दिशा में, एक्ट बनने की दिशा में जो कार्रवाई होती है, उस कार्रवाई को हम आगे बढ़ाएंगे। 5 फरवरी से प्रदेश में विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। फरवरी 2022 में विधानसभा चुनावों से ठीक पहले सीएम धामी ने प्रदेश में यूसीसी लागू करने का वादा किया था। मार्च में राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही इसके लिए समिति गठित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। और आइए अब आपको कुछ खूबसूरत तस्वीरें हम दिखाते हैं। कश्मीर से ये तस्वीरें आई हैं। बर्फबारी को देखकर यहां आने वाले सैलानी बेहद खुश हैं। साथ ही सैलानियों के आने से स्थानीय लोगों के चेहरे भी गुलजार हैं। हर तरफ बर्फ की सफेद चादर और बर्फ के बीच में मस्ती करते सैलानी।
पूरे कश्मीर में जिधर देखो उधर सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आती है। देर से ही सही, लेकिन बर्फबारी ने सैलानियों के चेहरे पर मुस्कुराहट ला दी है। ये कहना गलत नहीं होगा कि कश्मीर पर कुदरत मेहरबान है। गुलमर्ग की ये तस्वीरें मन को सुकून देती हैं। ऐसा नजारा देखने के लिए यहाँ पर्यटकों की भीड़ पहुँच रही है। यहाँ पर बर्फबारी नहीं हो रही थी, ये गुलमर्ग बिल्कुल सूखा पड़ा था, लेकिन आज बर्फ की सफेद चादर में लिपटा हुआ है। एक दिन पहले बिल्कुल यहाँ पर कुछ बर्फ नहीं थी। आप खुद को लकी समझते हैं? हाँ, मैं लकी, बहुत खुशकिस्मत है हम लोग, और मैं पहली बार श्रीनगर आया हूँ और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। एक तरफ सैलानी बेहद खुश हैं, तो दूसरी ओर सैलानियों की भीड़ देखकर स्थानीय लोग भी बेहद खुश हैं। हमें कितना लड़ना पड़ता है कि अपनी इकोनॉमी डेवलप करने के लिए, तो इस वजह से तो हम बहुत खुश हैं। वी शुड बी रियली थैंकफुल टू गॉड कि आज सच में ये हकीकत में हम देख रहे हैं, अभी बर्फ हो रही है यहाँ पर।